दोस्तों, क्या अचानक से आपको गुदा या गुदा के चारों तरफ दर्द रहने लगा है? शौच करते समय परेशानी होती है, या अत्यधिक जलन महसूस होने लगा है, या कभी कभी ब्लीडिंग महसूस होने लगी है? ये गुदा रोग के लक्षण हैं जिनमें पाइल्स या फिशर हो सकता है। दोस्तों, पाइल्स की बात हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम फिशर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फिशर क्या है, क्या उसके कारण है, क्या उसके लक्षण है, क्या उसके कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, क्या उसके बचाव हैं और क्या उसका ट्रीटमेंट है। फिशर के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हासिल करेंगे। नमस्कार दोस्तों, चरक पाइल्स एवं पंचकर्मा में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं डॉक्टर शिवदत्त पटेल आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। दोस्तों, पहले हम ओवरऑल एक व्यू देने की कोशिश करेंगे आखिर फिशर होता क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, लैट्रिन का रास्ता होता है। यहाँ पर ये म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं। ये म्यूकस मेम्ब्रेन किसी भी वजह से स्ट्रेच होके या इसमें ट्रॉमा की वजह से ये फट जाए या इसमें घाव हो जाए, इसी को हम फिशर बोलते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से यहाँ पर घाव हो जाता है या फिशर हो जाता है। तो हम पहले कारण की अगर हम बात करें तो दोस्तों, मल जो है वो बहुत सूख कर हार्ड हो गया है, जो वो पास करते समय यहाँ पर रगड़ लग करके उसको ट्रॉमा पहुंचा सकता है और जो घाव कर देता है यहाँ पर। दोस्तों, दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो मल का साइज इंक्रीज कर गया है, जिसके कारण वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स थोड़ा सा खिंच जाती हैं और ज्यादा खिंच जाने पर यहाँ पर कट लग जाता है और ये घाव बना देती हैं। तीसरे कारण की अगर हम बात करें तो जिन लोगों को लंबे समय तक कब्ज बना रहता है या बार बार कब्ज होता रहता है, उन लोगों में ये कट लगने की संभावना यानी कि फिशर होने की संभावना ज्यादा होती है। जो लोग लैट्रिन के समय ज्यादा जोर लगाते हैं, उनको भी ये कट लगने की संभावना ज्यादा होती है। कुछ लोग आजकल लैट्रिन में काफी वक्त बिताते हैं, पेपर लेकर पढ़ते हैं या फिर मोबाइल लेकर के चले जाते हैं, तो उनमें ये फिशर होने की संभावना ज्यादा होती है। दोस्तों, अत्यधिक दस्त आने पर भी ये दिक्कत हो सकती है। कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनमें ये म्यूकस मेम्ब्रेन कमजोर हो जाती है, रप्चर होती रहती है, जैसे कि क्रॉन्स डिजीज है, रेक्टल कैंसर है, वहां पर ये फिशर कॉमन होते हैं। अगले कारण की अगर हम बात करें तो जो लोग एनल सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं, उनमें यह संभावना ज्यादा पाई जाती है। दोस्तों, फिशर के अगर हम लक्षणों की अगर हम बात करें तो इसमें दर्द बहुत तेज होता है, बहुत ही सीवियर पेन होता है, रोगी बेचैन हो उठता है और कभी कभी क्या होता है कि ये स्ट्रेच इतना ज्यादा हो जाता है कि शौच करने के बाद भी जो है ये दर्द बना रहता है। और आमतौर पर जब फिशर होता है तो शौच करने पर ये घाव, ये गड्ढा आपको महसूस होता है। दोस्तों, इसमें कभी कभी ब्लीडिंग भी होती है। ब्लीडिंग जो होती है वो बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से होती है कि जो मल यहाँ से निकलता है उसी के साथ उस मल पे चिपका हुआ जो ब्लड है वो चिपका हुआ निकलता है। जैसे कि पाइल्स में हमने बताया था कि जो उसमें जो बूंद बूंद टपकता है या धार के साथ गिरता है, पिचकारी के जैसा गिरता है, वो इसमें ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, कभी कभी शौच करने के बाद जो है इसमें बहुत तेज जलन होती है और परेशानी बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर हम इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो नॉर्मली अगर इसको रेस्ट दिया जाए, थोड़ा डाइट में चेंज किया जाए या खान पान में सुधारा जाए या उन कारणों को रिमूव किया जाए, तो ये कुछ दिनों में ये हील अप हो जाता है। शरीर की ऐसी क्षमता होती है कि कुछ दिनों के बाद ये अपने आप हील हो जाता है। लेकिन अगर कारण मौजूद रहता है, यानी कि आपको लैट्रिन सूखी होती रही, उसमें ये जो है वो पूरी तरीके से हील नहीं हो पाता है और इसमें ये फिर एक्टिव स्टेज से क्रोनिक स्टेज में चला जाता है, यानी कि नॉन हीलिंग स्टेज में चला जाता है। ये वहां पर ये दिक्कत होती है और फिर आपको ऑपरेट करा करके इसको सही कराना पड़ता है। दोस्तों, इस फिशर में घाव होता है और यहाँ पर जो मल पास होता है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। वो गंदगी के कारण यहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। वो इन्फेक्शन जो है वो फिस्टुला में कन्वर्ट हो सकता है, एब्सेस बना सकता है। दोस्तों, ये घाव कभी कभी इतना डीप होता है कि इससे जो एनल के चारों तरफ जो स्फिंक्टर पाए जाते हैं उसमें ट्रॉमा हो सकता है, जिसके कारण क्या होता है कि स्फिंक्टर जो है वो आपस में सिकुड़ जाते हैं, वो रास्ता पतला कर देते हैं, जिसके कारण मल त्यागने में और भी तकलीफ होने लगती है, दर्द बढ़ जाता है और मल जो है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता। आदमी जो रोगी है वो बेचैन रहता है। दोस्तों, अगर हम बचाव की अगर हम बात करें तो जो कारण बताए गए हैं उनको दूर करना होगा, उनसे छुटकारा पाना होगा। जैसे कि हार्ड स्टूल, अगर हार्ड स्टूल बहुत ज्यादा हो रहा है तो हमें, यानी कि हम पानी बहुत कम पी रहे हैं, तो हमें पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी या फिर हमें हाई फाइबर डाइट लेनी पड़ेगी, जिससे ये जो है वो हील जल्दी हो और कट जल्दी ना लगे। दोस्तों, इन उपायों से अगर मुक्ति नहीं मिल रही है
तो हमें दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे लैक्सेटिव हुए या फिर परगेटिव हुए, उनका सहारा लेकर के हमें कब्ज को कंट्रोल में रखना है। लैट्रिन करते समय हमें बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना होगा और लैट्रिन करते समय हमें बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, या मतलब जैसे जो आदत बनी हुई है कि पेपर लेके पढ़ना है या मोबाइल लेकर के जाना है, तो वो हमें बदलनी पड़ेगी। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो अगर बताए गए बचावों से, उपायों से अगर आराम नहीं मिल रहा है तो हमें दवाओं की जरूरत पड़ती है। दवाओं में अगर हम बात करें तो अगर बहुत तेज दर्द है, सीवियर पेन है, तो हमें पेन किलर लेनी पड़ेगी। लैट्रिन जाने से पहले ऑयल का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ऑयल में आप जात्याती तेल ले सकते हैं या फिर सरसों का तेल ले सकते हैं। जो तेल होता है वो इसके चारों तरफ एक लेयर बना लेता है, जिससे जो मल पास होता है तो वो फ्रिक्शन से बचा लेता है वहां पर, तो इससे आपको तकलीफ कम होती है। लैट्रिन जाने के बाद में, शौच के बाद में, हम जो आयुर्वेदिक क्रीम्स या फिर एलोपैथिक क्रीम्स आती हैं इसके लिए स्पेसिफिकली, जिसमें कि थोड़ा सा एनेस्थीसिया का इफेक्ट होता है, यानी कि स्किन की वहां की स्किन को जो सुन्न कर देती हैं, वो क्रीम्स लगाती हैं ताकि हमें तकलीफ कम हो। और जब तकलीफ कम होती है तो धीरे धीरे वो अपने आप हील अप होता है। दोस्तों, जैसे पहले बताया कि अगर ये एक्यूट फेज में होता है तो हील अप हो जाता है कुछ दिनों के बाद, लेकिन अगर बार बार ये चीजें बनी रहती हैं तो ये क्रॉनिक स्टेज में चला जाता है, जिसमें हमें ऑपरेशन कराना ही पड़ता है। इस ऑपरेशन में क्या होता है कि जो स्फिंक्टर होते हैं उनको काट करके थोड़ा सा इस पे रास्ता चौड़ा कर दिया जाता है ताकि रगड़ कम लगे और बार बार वो शिकायत ना हो। फिशर के संबंध में दी गई ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। और दोस्तों एनोरेक्टल डिजीज यानी कि गुदा रोग से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।